वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोगों ने अशोक के लघु शिलालेख के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक कैसे राजा बने इसके बारे में चर्चा किए थे, और अशोक के जो बृहद शिलालेख के प्रमुख बातें थे इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की है। और आज के क्लास में हम लोगों ने अशोक के लघु शिलालेख के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं अशोक का लघु शिलालेख। लघु शिलालेख, लघु शिलालेख में जो मुख है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहला मुख जो है वह तो मास्की लघु शिलालेख, और दूसरा पॉइंट देखेंगे गुर्जरा लघु शिलालेख, और एक तीसरा देखेंगे भाब्रू। यह भी लघु शिलालेख। यह तीनों प्रमुख है, ऐसे हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो ये जो मास्की जो है लघु शिलालेख, यह कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। और उसके बाद गुर्जरा कहाँ है? तो गुर्जरा है आपको मध्य प्रदेश, MP। और यह जो भाब्रू शिलालेख है यह कहाँ है? राजस्थान। इससे हमेशा एग्जाम में, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो मास्की और गुर्जरा, ये दोनों जो अभिलेख है, इसी से अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक, हमेशा प्रश्न आते हैं कि कौन से शिलालेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो यही आपको मास्की और गुर्जरा, ये जो दोनों शिलालेख है, इसी से अशोक का नाम अशोक मिलता है। अब ये भाब्रू शिलालेख जो है, इससे मगधाधीराज मिलता है। इनका नाम क्या मिलता है? मगधाधीराज। तो भाब्रू राजस्थान में है, इसी से अशोक का नाम क्या मिला? मगधाधीराज। अब एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो कि हम लोग नोट कर लेंगे, इसको भी नोट कर लेंगे कि इसमें अधिकांश अभिलेख जो है, अधिकांश अभिलेख से अशोक का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि नाम है देवानंद प्रिय। या फिर इसका यही नाम प्रियदर्शी। देवानंद प्रिय या प्रियदर्शी मिलता है। हमेशा एग्जाम में यह प्रश्न आते हैं कि मतलब अशोक का जो नाम है, अशोक का नाम अधिकांश अभिलेख में देवानंद प्रिय या प्रियदर्शी मिलता है। तो अब हम लोग अशोक के स्तंभ लेख की ओर चलते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, लेकिन यह 6 स्थानों से मिले हैं। कितने स्थानों से? 6 स्थानों से। जैसे शिलालेख की संख्या कितनी थी? 14, लेकिन कितने स्थान से मिले थे? 8 स्थान से मिले थे। और कौन कौन से खरोष्ठी भाषा में मिले थे और कौन कौन से ब्राह्मी भाषा में मिले थे? यह सारी बातों को हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो अब हम लोग इनके स्तंभ लेख की ओर चलते हैं। अब हम लोग अशोक के बृहद स्तंभ लेख के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि यह कितने स्थान से पहले मिले, इसको लिख देंगे। तो स्थान कितने मिले हैं? 6 स्थान से मिले। कितने स्थान से? 6 स्थान से। अब कुल इसकी संख्या कितनी है? कुल संख्या 7 है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, और यह 6 स्थानों से मिले हैं। और ये स्तंभ लेख क्या है? पहले स्तंभ लेख को भी पिछले क्लास में हम लोग समझाए थे कि जहाँ जहाँ बड़े बड़े पहाड़ या छोटे पहाड़ नहीं हैं, वहाँ पे पहाड़ के चट्टानों को उठा करके और रोड के किनारे बड़ा सा गाड़ करके और उस पर अशोक अपनी बात को लिखते थे, वही हमारा स्तंभ लेख हुआ। और उसी में अब हम लोग आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लेंगे।
तो पहला नंबर में देखेंगे कि प्रयाग, प्रयाग स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। पहले नाम लिख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं टोपरा, टोपरा, टोपरा स्तंभ लेख। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेरठ, मेरठ स्तंभ लेख। उसके बाद हम लोग देखेंगे लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज, अरेराज स्तंभ लेख। उसके बाद लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़। और एक बच गया रामपुरवा, क्या? रामपुरवा, रामपुरवा, रामपुरवा स्तंभ लेख। अब हम लोग यह सभी स्तंभ लेख कहाँ हैं इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रयाग स्तंभ लेख। यह प्रयाग स्तंभ लेख जो है यह कहाँ है? कौशाम्बी में, कौशाम्बी, कहाँ है? कौशाम्बी में। और यह कौशाम्बी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश, कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और यही कौशाम्बी जो स्तंभ लेख है इसी पर कौन? जहांगीर और समुद्रगुप्त भी अपना विचार को खुदवाए थे। और यही जो प्रयाग स्तंभ लेख है इसको अकबर ने अपने किला में गड़वाया था और वहीं प्रयाग में ही है। उसके बाद हम लोग चलते हैं टोपरा। टोपरा कहाँ है? हरियाणा, हरियाणा। ये कहाँ है टोपरा? हरियाणा में। उसके बाद मेरठ तो जानते हैं आप, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश यूपी में है। उसके बाद लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज जैसे ही अरे अरे कहेगा अरेराज तो पूर्वी चंपारण, कहाँ? पूर्वी चंपारण, बिहार वाला तो याद ही होगा। उसके बाद लौरिया नंदनगढ़, यह कहाँ है? तो यह पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण। और रामपुरवा भी पश्चिम चंपारण में है, कहाँ है? पश्चिम चंपारण। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह स्थान पूछ देता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये टोपरा और मेरठ ये दोनों जो स्तंभ लेख है इसको फिरोज शाह तुगलक FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ले गया था, दिल्ली, दिल्ली ले चला गया। कहाँ ले गए थे? दिल्ली। और उसके बाद यह सब NH के बगल में था। ये जो स्तंभ लेख देख रहे हैं, जितना भी देख रहे हैं, सब रोड के किनारे था। तो वहाँ पे देखे फिरोज शाह तुगलक ये क्या किसका लगा हुआ है, क्या है, तो इसको देखने के लिए उठा करके वह दिल्ली लेके चले गए। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे पथ रोड, उत्तरा पथ रोड, जिसे अंग्रेज ने इसे क्या नाम दिया? ग्रांड ट्रक रोड, ग्रांड ट्रक रोड। ग्रांड ट्रक रोड कौन नाम दिया? अंग्रेज। और इसे शेर शाह सूरी ने सड़के आजम नाम दिया। जो शेर शाह सूरी मरम्मत करवाए तो इसे सड़के आजम नाम दिया, सड़के आजम नाम दिया। और इसका निर्माण शुरू में कौन करवाया? तो अशोक ने करवाया। कौन? अशोक, अशोक करवाया। और इसके मरम्मती कौन करवाया? यहाँ पर लिख लेते हैं। ग्रांड ट्रक रोड का ये जो मरम्मत है, यह मरम्मत शेर शाह ने करवाया। कौन करवाया? शेर शाह। क्योंकि शेर शाह अब दिल्ली से ले करके और कलकत्ता तक का रोड बना और उसका 4 साल में तो शेर शाह बना नहीं सकता है, तो इसका निर्माण अशोक ने ही किया था। और इसको रिपेयर किया वह शेर शाह ने किया। और इसका जो ग्रांड ट्रक रोड नाम दिया वह कौन दिया? अंग्रेज, अंग्रेज ने दिया। कौन दिया? अंग्रेज ने दिया, ग्रांड ट्रक रोड नाम दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग अशोक के लघु स्तंभ लेख की ओर चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज या कौशाम्बी, कौशाम्बी।
प्रयागराज या कौशाम्बी स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसे रानी का अभिलेख, इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। उसके बाद इसमें जो अशोक के पत्नी का नाम मिला है, अशोक के पत्नी का नाम, अशोक के पत्नी का नाम, अशोक के पत्नी का नाम कारुवाकी मिला है। क्या मिला है? कारुवाकी। अशोक के पत्नी का नाम क्या मिला है? कारुवाकी। अब पुत्र का नाम क्या मिला है? अशोक का पुत्र का नाम मिला है तीवर। तीवर क्या मिला है? तीवर। अब पत्नी कारुवाकी। उसके बाद रुमन देई लघु स्तंभ लेख, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रुमनदेई लघु स्तंभ लेख, इसमें जो है मौर्य काल के कर प्रणाली है। मौर्य काल का कर प्रणाली, मौर्य काल का कर प्रणाली पर प्रकाश पड़ता है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष, अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष के, कौन सा वर्ष? अपने शासन के 20वें वर्ष धार्मिक कर को माफ कर दिए। और ये क्या है? उसी समय कर जो था, कर जो उपज होता था उसमें 1/6 लगता था। कितना? 1/6। और उसी को एक कर 1/6 को घटाकर 1/8 कर दिए। यह भूमि कर था। क्या था? भूमि कर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिए। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे एक सार ए कुना। सार ए कुना, यह जो लघु स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख, सार ए कुना, ये जो लघु स्तंभ लेख है, इसमें ग्रीक और आर्मेइक दोनों भाषा में लेख मिले हैं। ग्रीक और आर्मेइक दोनों भाषा में इसमें लेख मिले हैं। कंदार। उसके बाद निगाली सागर स्तंभ लेख। निगाली सागर स्तंभ लेख, ये जो स्तंभ लेख है इसमें लिखा गया है कि अशोक ने अपने शासन के 14वें वर्ष नेपाल के तराई क्षेत्र की यात्रा किए और वहाँ पर एक कनक मुनि का जो स्तूप था उसको दुगना कर दिए। तो लिख दीजिए कि अपने शासन के 14वें वर्ष कहाँ? नेपाल के तराई क्षेत्र के, नेपाल के तराई क्षेत्र, नेपाल के तराई क्षेत्र की यात्रा किए और वहाँ पे कनक मुनि का आश्रम, किसका? कनक मुनि स्तूप था और उसको दुगना कर दिए। अब हम लोग एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। सारनाथ स्तंभ लेख। सारनाथ स्तंभ लेख बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, राजकीय
चिन्ह, राजकीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ क्या लिया गया है? अशोक स्तंभ। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम लोग अगले क्लास में अशोक के कलिंग युद्ध और अशोक के गुफा लेख के बारे में चर्चा करेंगे और मौर्य काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था था उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।